ओके, सभी करते हैं। कितने लोग प्रॉफिट में हैं? अरे सभी प्रॉफिट में, तो मैं जाता हूं फिर। ओके, कितने लोग लॉस में? ओके, कितने लोग पिछले 2 साल में एंटर हुए इसलिए प्रॉफिट में? ओके, मुझे भी नहीं है ज्यादा, ये सब कर करके कमा लेता हूं मैं। वेल, बहुत ज्यादा मुझे आता नहीं है, एंड आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि इन्वेस्टिंग को हम जितना सिंपल कर सकें, जितना ऐसा कर सकें कि हर कोई निवेश कर सके, उस तरह की इन्वेस्टिंग मुझे करनी है। तो इन्वेस्टिंग के साथ अच्छी बात यह है कि इट्स एन आर्ट। तो आर्ट को करने का ना कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है। जैसे साइंस में क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो बनेगा वाटर, तो वो बनेगा ही बनेगा, सॉर्ट ऑफ दैट। आर्ट में ना हर किसी का अपना स्टाइल होता है एंड एवरीथिंग वर्क्स। तो हम अगर स्पोर्ट्स देखें, हम अगर म्यूजिक देखें, हर कोई अलग तरीके से गाता है। क्रिकेट हर कोई अलग तरीके से खेलता है, कोई अटैकिंग खेलता है, कोई डिफेंसिव खेलता है, लेकिन हर कोई उतना ही अच्छा इन्वेस्टर हो सकता है डिफरेंट स्टाइल्स के बावजूद। तो वन ग्रेट थिंग दैट आई लाइक अबाउट इन्वेस्टिंग इज, इसको कोई भी कर सकता है। उसका टेम्परामेंट कैसा है, नेचर कैसा है, स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है, ये सब मैटर नहीं करता है। अनदर ग्रेट थिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इज, अगर मैं बहुत फ्रैंकली बोलूं ना, तो आपको इन्वेस्टिंग सबसे पहला सवाल आता है कि खुद क्यों करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं। तो अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो म्यूचुअल फंड्स टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, उनको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे मुकाबले। तो ऑन एन एवरेज या तो हमारा रिटर्न म्यूचुअल फंड से थोड़ा खराब रहेगा या थोड़ा बेटर रहेगा, बट ऑन एन एवरेज हमारा रिटर्न्स, अगर हम खुद भी इन्वेस्टिंग करें अच्छे से सीख के, तो हमारा रिटर्न म्यूचुअल फंड्स के आसपास ही होना चाहिए, उसके आसपास ही होगा। क्योंकि अगर वी आर एमिंग टू आउट परफॉर्म इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बाय अ ह्यूज मार्जिन, तो हमारे एक्सपेक्टेशन सही नहीं होने वाले हैं। तो अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो आपका रिजल्ट म्यूचुअल फंड के बराबर ही होगा, लेकिन स्टॉक्स में पिक करने में आप खुद बहुत मेहनत करने वाले हो, म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नहीं करना। तो क्यों आपको खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये रीजन पता होना ना बहुत जरूरी है, और आगे की सारी इन्वेस्टिंग ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यहां कितने लोगों को लगता है कि वो म्यूचुअल फंड जो रिटर्न्स देते हैं उससे बहुत ज्यादा रिटर्न्स ला सकते हैं और इसलिए वो खुद इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं? म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न ला सकते हैं ऐसा 50-60% लोगों को लगता है। ठीक है, अब देखो म्यूचुअल फंड में जो आजकल ना एक फीस बहुत कम हो गई है, म्यूचुअल फंड में 0.5%, 1% के आसपास की फीस है। तो वो रिटर्न आपका डेफिनेटली कम होगा अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए जाओगे एक्टिव। लेकिन उसके अलावा आप या मैं या हम में से ज्यादातर लोग जिन्होंने अभी इन्वेस्टिंग शुरू की है 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बोर्ड ऑफ मतलब एक इंडस्ट्री को, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को, शायद एक टीम में 10-10 रिसर्च एनालिस्ट होते होंगे जिनका क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस 50 साल का होता होगा, उनके पास बेटर सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट एक्सेस है, डायरेक्टली वो कंपनियों से बात करते हैं। तो हमारा ये एक्सपेक्ट करना कि हमने 2 साल में सीखा और वो टीम जिसके पास तमाम तरह के रिसोर्सेज हैं और 50 साल का क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है, हम उनको आउट परफॉर्म कर देंगे, ये बहुत ज्यादा रीजनेबल सोच तो नहीं है। मैं भी अगर बोलूं कि मैं म्यूचुअल फंड को हर साल कंसिस्टेंटली ह्यूज मार्जिन से आउट परफॉर्म कर दूंगा, 1-2% से करना अलग बात है, लेकिन ह्यूज मार्जिन से मैं आउट परफॉर्म करूंगा, अगर मैं ये बोलूं तो मैं आपसे भी झूठ बोल रहा हूं, जो भी ये बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है आपसे, और ऐसा होने वाला नहीं है। जो रिटर्न आ सकता है 1-8% का कॉम्प्रोमाइज, म्यूचुअल फंड वालों को ना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फीस लेनी पड़ती है, सेबी के रेगुलेशंस हैं, इस सेक्टर में इतना ही लगा सकते हो, एक स्टॉक में इतना ही लगा सकते हो, तो उसके कारण 1-2% का अल्फा आप जनरेट कर लोगे। उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो इन द लॉन्ग रन तो आप भी झूठ बोल रहे हो। उससे ज्यादा कोई और आपको प्रॉमिस कर रहा है, अगर म्यूचुअल फंड 15 दे रहा है, 17-18% से ऊपर कोई प्रॉमिस कर रहा है, वो भी आपसे झूठ बोल रहा है। अब अगर ऐसा है तो यहां आना क्या वर्थ इट है? आप यहां क्यों आए हो ट्रैवल करके खुद इन्वेस्टिंग सीखने? मैं क्यों फिर इन्वेस्टिंग सिखाता रहता हूं? यहां बहुत सारे लोग क्यों इन्वेस्टिंग सिखाते रहते हैं अगर हमने म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म करना ही नहीं है? इज बिकॉज
स्टॉक मार्केट जो है ना सिर्फ प्रॉफिट का खेल नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है मार्केट से, लेकिन मुझे नॉलेज बहुत मिला है। आज मैं बहुत, जैसे जब से कोविड खत्म हुआ ना, तो मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा हूं। कभी आनंद सर बुला रहते हैं तो फ्री में आना हो जाता है, कभी कोई और बुला लेता है तो टिकट नहीं लगता है, तो ऐसा मेरा ट्रैवल बहुत हुआ है। तो ट्रैवल होगा तो आनंद सर जब बुलाते हैं ना तो अच्छे होटल में भी रुकवाते हैं, तो मैं हमेशा 3 स्टार में रुका था। ये आनंद सर के कारण मैं 4 स्टार 5 स्टार में रुक गया हूं। तो अब इतना होटल्स में रुका हूं मैं, शायद पिछले 6 महीनों में मेरे 1.5-2 महीने होटलों में बीते हैं। तो क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो तुरंत क्या दिमाग चलता है, कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड है, ये होटल में ये प्रॉब्लम लग रही है, इसका कॉम्पिटिटर इस चीज में अच्छा है, तो होटल इंडस्ट्री में एनालाइज करने लग गया खूब सारी। तो आज मेरे पास 2 होटल स्टॉक्स हैं। मेरे अभी दादी बीमार थी तो बार बार कभी वो हॉस्पिटल जा रही थी, कभी कुछ, तो हॉस्पिटल जाना हुआ मेरा, तो मैंने हॉस्पिटल स्टॉक्स एनालाइज करना शुरू कर दिया। तो आज मेरे पास एक अच्छा सा जो मुझे लगता है हॉस्पिटल स्टॉक है। तो स्टॉक मार्केट ना एक जरिया है मेरे लिए, जिससे मैं डेली लाइफ में जो कुछ सीख रहा हूं, हॉस्पिटल जाके मैं सीखा हॉस्पिटल कैसा होता है, होटल जाके सीखा होटल बिजनेस कैसे होता है, उससे मैं पैसा कमा सकूं। तो मेरी डेली लाइफ से जो मैं सीख रहा हूं, मैं उससे पैसा कैसे कमाऊं, मेरे दिन भर का जो 24 घंटे का अनुभव है उसको मैं यूज करके पैसा कैसे कमाऊं, ये मेरे लिए स्टॉक मार्केट है। तो उससे क्या होता है ना, मैंने जो प्रैक्टिकली हॉस्पिटल जाके देखा, होटल जाके देखा, जब मैं आके पढ़ा तो मुझे समझ में आया अच्छा ऐसा क्यों होता है। अच्छा, ओबरॉय हर शहर में बाकी होटल से 30% महंगा क्यों है, फिर भी वो पूरा फुल क्यों रहता है, ऐसा क्यों होता है। तो स्टॉक मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान बनाता है। और अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान बनोगे तो आप अपने काम में ज्यादा कमाओगे, आप नौकरी में प्रमोट जल्दी होगे, आप प्रोफेशन में ज्यादा पैसा कमाओगे, आप बेसिकली मोर वेल्दी बन जाओगे। तो स्टॉक मार्केट से मेरा CAGR म्यूचुअल फंड के बराबर ही होगा रिटर्न्स, लेकिन ओवरऑल मैं उससे अगर एक बेटर बिजनेसमैन बन पा रहा हूं, अगर मैं उससे फिनोलॉजी को बेटर चला पा रहा हूं, तो वो रिटर्न का क्रेडिट भी इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट को जाता है। उसने मुझे पूरा लाइफ सिखाया। तो स्टॉक मार्केट को मैं बोलता हूं इट्स लाइफ ऑन स्टेरॉइड्स। जो जिंदगी आपको 60 साल में सिखाता है वो स्टॉक मार्केट आपको 10 साल में सिखाता है, क्योंकि गलती की सजा ना 1 साल में मिल जाती है, 2 साल में मिल जाती है। जिंदगी में हमको कई बार 10 साल पहले का डिसीजन 10 साल बाद अखरता है, अरे यार वो गलती हो गया था, उस समय साइंस जबरदस्ती ले लिया मैंने। लेकिन स्टॉक मार्केट में वो सजा 1-2 साल में मिल जाती है। तो अगर आप सब इन जनरल एक बेहतर और ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान बनना चाहते हो तो रिटर्न्स को भूल जाओ, उतना ही पैसा लगाओ जितना आप खोना अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान बनना चाहते हो तो हर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हर तरह की कंपनियां आपके अक्रॉस आएंगी, जब आपका पैसा डूब रहा होगा आप खूब टाइम लगा के पढ़ोगे भी और आपको एक इंडस्ट्री की नॉलेज हो जाएगी। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाने वाली। नॉलेज तभी आएगी जब आप पैसा लगा के डुबाओगे, तब आप उसके बारे में पढ़ोगे। तो इसलिए स्टॉक मार्केट अगर आप कर रहे हो तो बहुत सही है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स के लिए कर रहे हो, महीने का 2% आ जाए, 3% आ जाए, साल का 30% आ जाए, ट्रस्ट मी बहुत ये डिसअपॉइंटिंग लगता है, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। 1 साल आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा, जिंदगी भर में। क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर आप 30% का रिटर्न हर साल ला रहे हो ना, मतलब स्ट्रक्चरली आपका जो प्रोसेस है वो बहुत हाई रिस्क प्रोसेस है। अगर आपका 2 साल 30-35% का रिटर्न आया है, स्ट्रक्चरली आप हाई रिस्क गेम खेल रहे हो। हाई रिस्क में हाई रिटर्न्स होते हैं, हाई लॉसेस होते हैं। उल्टे टाइम पे ना वो उतना ही खराब करेगा। आप 2017-18 के ना माइक्रो कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स उठा के देखिएगा, ब्रिलियंट रिटर्न्स। एक DSP माइक्रो कैप उस समय बहुत चलता था, 30% के ऊपर का CAGR था उसका 2-3 सालों का, और फिर उसके अगले 3 साल देखना वो एवरेज होके 15% ही हो गया। तो अगर आपके रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं कंसिस्टेंटली 2-3 साल, तो मैं आपसे बहुत डरूंगा, आपका बुरा समय आने वाला है। स्ट्रक्चरली आप इन्वेस्टिंग गलत तरीके से कर रहे हो। अब कुछ मैं माइंडसेट की बात करता हूं कि हम लोग इन्वेस्टिंग में क्या गलती करते हैं। डू यू ऑल एग्री कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक पिकिंग इज अबाउट पिकिंग फ्यूचर विनर्स। फ्यूचर में कौन सी कंपनियां अच्छी करेंगी, यही तो मार्केट है ना। अगर फ्यूचर में वो कंपनी अच्छा करेगी तो हमारा शेयर बढ़ेगा। एवरीवन एग्रीज? इसका मतलब है
हमको ऐसी इंडस्ट्रीज ढूंढनी है जो फ्यूचर में अच्छा करेंगी, करेक्ट? कोई बता सकता है फ्यूचर किन इंडस्ट्रीज का है? आजकल सबसे ज्यादा बात किन इंडस्ट्रीज की हो रही है? एआई, ओके, ईवी, डिफेंस, सोलर एनर्जी, करेक्ट, डिजिटल मेटावर्स, करेक्ट। तो ये तो क्लियर है कि हमको इन इंडस्ट्रीज में पैसा निवेश करना है, करेक्ट? करेक्ट। ग्रोथ इन, एब्सोल्युटली रॉन्ग, उल्टा करते हैं। देखो, जब हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं ना कि क्या चेंज होने वाला है दुनिया में, हमको चेंज में इन्वेस्ट करना है, वी हैव टू इन्वेस्ट इन द चेंज। उसमें दो प्रॉब्लम होती है। आज ना मुझे 50 सालों से पता है कि फुटवेयर मतलब बाटा होता है। हर किसी के घर में एक ना एक बाटा का फुटवेयर होगा ना? नहीं है आपके घर में बाटा? किसके घर में बाटा का कभी कोई चप्पल या जूता नहीं आया? बहुत कम है ना। किसने कभी ना कभी बाटा का कोई ना कोई फुटवेयर पहना है? बाटा का कभी ना, करेक्ट। तो लगभग सबने, 90% लोगों ने यहां बाटा का फुटवेयर पहना है। किसने कभी ना कभी कोलगेट का टूथपेस्ट यूज किया है? पीआर सर, आपका टूथपेस्ट कौन सा है? कोलगेट है ना? तो सबका टूथपेस्ट कभी ना कभी कोलगेट रहा है, करेक्ट? एक बार फिर से, किसने, सबने कभी ना कभी कोलगेट यूज किया है? सबने करके, यार मैं भूल गया हूं आज। किस किस के पास कोलगेट का स्टॉक है? कोलगेट यूज सबने किया है, स्टॉक किसी के भी पास नहीं है। तो अब आप सोचो, ये बेसिक इन्वेस्टिंग का वॉयलेशन है। वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन व्हाट पीपल आर कंज्यूमिंग। तो हम वो कंपनी नहीं खरीदेंगे जिसके प्रोडक्ट्स लोग खरीद रहे हैं। ये कितना अजीब है। किस किस के पास यहां पे इन्फोसिस या टीसीएस है? ओके। फिनिकल किस किस ने खरीदा हुआ है? किसी ने नहीं, राइट? किसी के भी पास इन्फोसिस का डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट नहीं है, टीसीएस का कोई प्रोडक्ट हमने डायरेक्टली खरीदा नहीं है, लेकिन स्टॉक खरीद लिया है। असल में हम में से ज्यादातर लोगों को टीसीएस और इन्फोसिस का फर्क भी नहीं पता है। हमको बस ये पता है कि दोनों आईटी सर्विसेज में हैं, लेकिन टीसीएस इन्फोसिस से कैसे अलग है ये हमको नहीं पता है। डाबर और कोलगेट एक दूसरे से कैसे अलग है ये हमको पता है, लेकिन हम लेंगे नहीं। पता है, स्टॉक्स को ना हम परफ्यूम और कपड़ों के जैसे खरीदने लगे हैं, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। अगर मैं बोलूंगा ना, और ये सच में मेरे साथ होता है, कई बार मेरे क्लाइंट्स जब रेसिपी पे हमारे स्टॉक्स देखते हैं, पहला रिएक्शन होता है, अरे कोलगेट ही लेना होता तो मैं खुद ले लेता। तो हम बोलते तो ले लेता ना भाई, किसने रोका है? उनको चाहिए मैजिक, कोई जादू की पुड़िया जो एकदम उनको पता ना हो और जो मल्टी बैगर हो जाए। हमको रिटर्न्स चाहिए ही नहीं, हमको जादू चाहिए। तो जब हम जादू ढूंढने जाते हैं ना, तो हमको स्कैम मिलता है हमेशा। जब भी हम जादू ढूंढने जाएंगे स्कैम मिलेगा, लेकिन लोगों को मजा उसी में आता है। तो हमारा माइंडसेट ये हो गया है, हमारा स्टॉक ऐसा हो जो हम जब 10 दोस्तों के सामने बोले ना, तो वो बोले अरे बाप रे, ये चांद पे जाने वाला है, ये मार्स पे जाने वाला है, ये जुपिटर पे जाने वाला है, ओ ये कैंसर का इलाज इसने ढूंढ लिया। तब हम बनेंगे कूल, लेकिन हमको रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि सिंपल सी चीज है, जब हम चेंज वाली इंडस्ट्रीज ढूंढते हैं ना कि कौन सी इंडस्ट्री का फ्यूचर है, कौन सी इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर, तो उसमें आपको दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो आपको देखना होता है, जैसे मैं थोड़े साल पहले का एग्जांपल दूं, चेंज ना बहुत तेजी से करवटें बदलता है। जैसे आज से 15 साल पहले जब हम डीवीडी के बाद, तो पहले सीडी आई, फिर डीवीडी आई, फिर डीवीडी के बाद क्या आएगा, इस पे ना दो ग्रुप्स थे। एक पैनासोनिक और कुछ कोरियन कंपनीज एक तरफ थी जो बोलती थी कि एचडी डीवीडी इज द नेक्स्ट थिंग, और एक तरफ सोनी थी जो बोलती थी ब्लू रे इज द नेक्स्ट थिंग। तो हम चेंज की बात कर रहे थे, मार्केट डिवाइडेड था, एचडी डीवीडी आएगी कि ब्लू रे आएगा। एचडी डीवीडी फ्लॉप हो गई, ब्लू रे स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन वो भी ना, लोगों को लगता था कि डीवीडी से 5 टाइम्स बड़ा मार्केट होगा, लेकिन ब्लू रे कभी भी स्केल नहीं कर पाया क्योंकि तब तक क्लाउड आ गया। तो चेंज में पहला प्रॉब्लम ये होता है
कि चेंज एग्जैक्टली कैसा होगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। दूसरा, हमको ये नहीं पता होता है कि चेंज का इवेंचुअल विनर कौन होगा। मतलब अगर हम ईवी की बात करें, आज टाटा मोटर्स ईवी में लीडर है आज की स्थिति, लेकिन आज ईवी बहुत छोटा मार्केट है। 5 साल बाद जब ईवी स्केल करेगा तो ईवी का इवेंचुअल विनर कौन होगा ये आज बोल पाना ना मुश्किल होता है। तो एक तो चेंज एग्जैक्टली कैसा होगा वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, और चेंज का विनर कौन होगा ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। और इन्वेस्टिंग में अगर आप मुश्किल चीजें करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। इन्वेस्टिंग में सबसे आसान चीजें करनी है, ब्लाइंड चीजें, ऑब्वियस चीजें। तो मेरा इन्वेस्टिंग का तरीका एकदम उल्टा है। मेरा इन्वेस्टिंग का तरीका है, मैं विनर्स ढूंढ ही नहीं रहा हूं। मेरे को चाहिए ही नहीं कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद विनर कौन होगा, मल्टी बैगर कौन होगा। मल्टी बैगर ढूंढने जाऊंगा ना, जीरो वाले स्टॉक्स मिलेंगे। मेरा तरीका है, मैं खुद से उल्टे सवाल पूछता हूं कि 5 साल बाद विनर कौन होगा भूल जाओ, 5 साल बाद सर्वाइव कौन करेगा। क्या बाटा 5 साल बाद भी सर्वाइव करेगा? क्या कोलगेट 5 साल बाद भी सर्वाइव करेगा? देखो, अगर आपने 20 सर्वाइव करने वाले स्टॉक ढूंढ लिए ना, 5 अपने आप मल्टी बैगर हो जाएंगे। क्योंकि मल्टी बैगर होने के लिए सर्वाइव करना तो जरूरी है ना। सर्वाइव किए बिना कोई मल्टी बैगर नहीं हो सकता। तो ना एक बहुत मेरे को ये मुहावरे वगैरह ज्यादा याद नहीं रहते। मेरे को एक ही मुहावरा जिंदगी में याद रहा है, अपार्ट फ्रॉम वो जो 4वीं 5वीं में स्कूल के प्रोवर्ब्स होते थे ओल्ड इज गोल्ड टाइप के। लेकिन एक ढंग का मुहावरा जो मुझे याद रहा है वो ये कि टू फिनिश फर्स्ट यू मस्ट फर्स्ट फिनिश। रेस में फर्स्ट आने के लिए रेस को खत्म करना जरूरी है। तो आप अगर बस ऐसे खिलाड़ी ढूंढ लो ना जो रेस से बाहर नहीं होने वाले हैं, तो आपको 4-5 ऐसे खिलाड़ी। इन्वेस्टिंग में अच्छी बात यह है ना, आप एक साथ 20 घोड़ों पे दाव लगा सकते हो, एक साथ 25 घोड़ों पे दाव लगा सकते हो, कोई ना कोई तो जीतेगा। लेकिन और एक इसका एक काउंटर अप्रोच कि मीडिया और हम लोग किस तरीके से कई बार गलत अप्रोच को आत्मसार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्बाइब, हाँ इम्बाइब कर लेते हैं। सो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेता हूं। मुकेश अंबानी किस किस के आइडल है? वो ज्यादा नहीं, अब मैं कैसे दूं ये एग्जांपल, मेरे को लग रहा सब साथ रहेंगे। अरे यार चलो ठीक है, फिर भी मैं बोल देता हूं। वो तो मेरे भी है ना, उनके खिलाफ क्यों बोलूंगा मैं पॉलिटिकल पंगे नहीं लेता। बट सो रिलायंस की हम बात करते हैं। आज वी ऑल नो हाउ बिग, हाउ सक्सेसफुल इट इज। 2011 से 15 जब उनका इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रहा था जियो को स्केल अप करने के लिए, जब देवर ऑन द स्टेज ऑफ कि पैसा लगाओ, नेटवर्क बिल्ड करो और रिजल्ट 2016 से आना शुरू होगा, तो वो 4 साल द बैलेंस शीट वाज नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि पैसा लगे जा रहा था। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का डेट हो गया था, लेकिन पैसा आ नहीं रहा था। तो वो 4 साल बैलेंस शीट वाज लुकिंग टेरिबल। इट प्लेड आउट वेल। रिलायंस ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, जो सोचा वैसा हुआ, और आज इट लुक्स लाइक सच अ ग्रेट डिसीजन। लेकिन 2011 में उन्होंने अपनी नेटवर्थ का दुगना डेट ले लिया था। अगर उस समय वो बेट नहीं चलती, जियो जैसा प्लान किया था वैसा नहीं होता, तो आज रिलायंस कहां होता, जहां शायद अनिल अंबानी वाला रिलायंस है। तो ये ना इन हाइंडसाइट हमको वो बहुत हीरो लगता है, लेकिन क्या होता है, ऐसा ही रिस्क लेने के चक्कर में आज वीडियोकॉन इज नॉट हियर, ऐसा ही रिस्क लेने के चक्कर में आज विजय माल्या इज नॉट हियर, ऐसा ही रिस्क लेने के चक्कर में आज सुभाष चंद्रा का जी ग्रुप इज मच स्मॉलर देन व्हाट इट वाज। तो हाई रिस्क अप्रोच से क्या होता है, अगर 10 लोग पहाड़ से कूदेंगे ना, एक आध पेड़ में फंस के जिंदा बच जाएगा। हम क्या बोलेंगे, ये क्या माउंटेन डाइवर है। तो ऐसा नहीं है ना। अगर हम हाई रिस्क लेंगे जिसमें 70% चांस है डूबने का, तो 3 विनर, आप में से 3 लोग विनर बन जाएंगे। अगर आप रात दिन इंट्राडे करेंगे, कुछ रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, 10 में से 3 लोग उसमें भी खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है ना कि हम वो प्रोसेस करने लग जाएं। हमारा प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें 10 में से 9 लोग विनर हो। हाई रिस्क प्रोसेस में क्या होता है, 10 में से जो 3 विनर लगते हैं, ऐसा लगता है वो जीनियस है। नहीं यार, ये प्रोबेबिलिटी है। उस अप्रोच में 30% सक्सेस रेट था। लेकिन हम लोग, हमारी फाइनेंशियल लाइफ, हमारा रिटायरमेंट, हमारी फैमिली की प्लानिंग,
हमारी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ उस 30% के भरोसे नहीं छोड़ सकते ना। हमारा अप्रोच एटलीस्ट 90% वाला होना चाहिए, क्योंकि हम हमारी फैमिली के साथ और हमारे साथ गैम्बल नहीं कर सकते। तो इसलिए जब मैं स्टॉक्स लेता हूं तो मेरी पोर्टफोलियो में आपको बताता हूं रफली जो मुझे याद है। सबसे बोरिंग स्टॉक्स बताते जाओ, सबसे बोरिंग जिसको कोई दिमाग नहीं लगाना। यार वो मैं सिगरेट नहीं पीता ना, तो मेरिको है मेरे पास, HUL है मेरे पास, पिडलाइट है मेरे पास। हाँ सुनाई समझ में नहीं आ रहा है। नहीं अब नहीं है, बहुत नुकसान हुआ उसमें। एशियन पेंट्स है मेरे पास, CDSL तो मेरा फेवरेट है, वो तो है ही। वोडाफोन आइडिया नहीं भाई, डिविस लैब, मेरे को फार्मा समझता नहीं है। वंडरला मेरे को बहुत पसंद है। हाँ हाँ सबके सामने निकालो मेरी गलतियां। AMC नहीं है मेरे पास। हो गया सर, मर गया मैं उसमें। जाने दो सर। यार बैटरी तो नहीं समझती मुझे, पावर बिल्कुल नहीं। कमोडिटी भी नहीं समझती मुझे। डीमार्ट है मेरे पास। तो इस तरह के स्टॉक्स, मतलब ऐसा लगेगा कि इसको हमने यूट्यूबर बना रखा है इसको। ये तो एशियन पेंट्स, पिडलाइट, HUL ये सब खरीदता है। लेकिन द पॉइंट इज कि जबरदस्ती का हीरो बनने में हमेशा प्रॉब्लम होने वाला है। देखो एक मैं सिंपल चीज आप लोगों को बताता हूं। हम ना जब शर्ट खरीदने भी जाते हैं ना, तो 5 दुकान जाते हैं, 2000 के लायक ये कपड़ा है कि नहीं, 1000 के लायक है कि नहीं। मैं ना यूनिक्लो की 900 वाली पहनता था, जब से ये 450 की जॉकी वाली मिली है, ये बेस्ट है। तो हम छोटी सी चीज में भी रिसर्च करते हैं 500 रुपए लगाने से भी पहले, और उसके बारे में हमको इनसाइड आउट पता रहता है। बस एक स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने यहां इन्फोसिस और TCS के लिए हाथ उठाया था, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है पता ही नहीं। किस किस के पास यहां टेक महिंद्रा है पता है? टेक महिंद्रा का सब्सटैंशियल रेवेन्यू टेलीकॉम से आता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है। हमको सिर्फ ये पता है कि वो एक IT कंपनी है, और PE दूसरों से कम लग रहा है तो ये ले लेते हैं। ये छोटी भी है तो छोटी कंपनियां बढ़ती तेज हैं, ये ले लेते हैं। इस तरह से हमारा दिमाग चलता है। हम जिंदगी में कोई हम अपने बच्चों को सिखाते हैं हमेशा, ट्रेन में ना कोई कुछ खाने का देगा तो मत लेना। एक बिस्किट, एक पानी की बोतल हम दूसरे से नहीं लेते, लेकिन 2 लाख रुपए की स्टॉक एडवाइस हम दूसरे से ले लेते हैं। लेकिन ट्रेन में एक पार्ले जी भी नहीं लेते, वो पैकेट भी हमारे साथ खोले तो भी नहीं लेंगे। ऐसे किसी से भी कुछ नहीं लेते। स्टॉक टिप कैसे ले लेते? किसी से भी कुछ भी, वो कुछ भी बोले, हमको नहीं पता ना उस कंपनी के बारे में। और ना स्टॉक मार्केट में एक ऐसा होता है कि हमको सब चाहिए, लाइफ में ऐसा नहीं होता है। किस किस को यहां क्रिकेट में इंटरेस्ट है? अब क्रिकेट वाले मुझे बताओ, अगर मेसी दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर हो रहा है तो तुमको जलन होगी क्या? तुमको क्या करना है, वो पैसा कमा रहा है, कमाए। हाँ, क्रिकेट में अगर कोई दूसरा ज्यादा अच्छा खेला, मुंह तोड़ने का मन करता है, मेरा भी करता है कि साला मेरे को कैसे मारा, है ना। तो लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई कैसे भी कमाए, उसका पैसा हमको चाहिए। वो इंट्राडे से कमाया, मैं भी करूंगा। वो स्विंग ट्रेडिंग से कमाया, मैं भी करूंगा। वो टेक्निकल करता है, मैं भी करूंगा। वो फंडामेंटल करता है, थोड़ा वो भी करूंगा। तो अब लाइफ में मेरे को ही सिंगर बन जाना है, मेरे को ही क्रिकेटर, मेरे को ही फुटबॉलर, मेरे को ही इंडस्ट्रियलिस्ट। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है ना। तो स्टॉक मार्केट में कैसा हो सकता है? आप सब कुछ कैसे बन सकते हो स्टॉक मार्केट में? अगर बनने जाओगे तो कुछ भी नहीं बनोगे। करेक्ट है ना? रियल लाइफ से हमको समझ में आ रहा है ना। वैसे ही इसको और नैरो डाउन करते हैं। इन्वेस्टिंग, मैं इन्वेस्टिंग करता हूं। इन्वेस्टिंग में भी अगर मैं सोचूं कि मैं ही पावर स्टॉक सबसे अच्छे पिक कर सकता हूं, जो उस इंडस्ट्री में है वो नहीं, मैं ही स्टील सबसे अच्छे से पिक कर सकता हूं, मैं ही फार्मा, मैं ही कंज्यूमर, मैं ही IT, मैं ही बैंक। तो जब रियल लाइफ में मैं इन सारी इंडस्ट्रीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, तो मैं स्टॉक मार्केट की लाइफ में इनमें सबसे अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक कर सकता हूं? मैं कर ही नहीं सकता। होगा क्या, मेरे को हर इंडस्ट्री की ऊपर ऊपर की थोड़ी थोड़ी वाली नॉलेज होगी,
मैं हर इंडस्ट्री में बराबर से गलत स्टॉक्स पिक करूंगा बिना किसी बायसनेस के। इससे अच्छा मैं 3-4 इंडस्ट्री जो मेरे लाइफ के आसपास है उसको समझता हूं और उसमें मैं मार्केट से अबव एवरेज हो जाता हूं। स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाने के लिए मार्केट से अबव एवरेज होना है, मार्केट से ऊपर होना है। अब आप सोचो मैं पूरे मार्केट में उनसे ऊपर हो जाऊं, कभी नहीं हो पाओगे। किसी छोटे से एरिया में मैं मार्केट से ज्यादा जान लूं। 4 सेक्टर बहुत हैं, सारी जिंदगी के लिए 4 सेक्टर बहुत हैं, 20 स्टॉक्स बहुत हैं। स्टॉक मार्केट की मैं आपको एक ब्यूटी बताता हूं। आपको कितने मल्टीबैगर चाहिए जिंदगी में? किसी को पता है आपको कितने मल्टीबैगर जिंदगी में चाहिए? 4। अगर आप 10,000 रुपए से भी शुरू करो ना, यहां ज्यादातर लोग के पास 50,000 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप 10,000 रुपए से भी शुरू करते हो, एक आपको मेरे लिए ना मल्टीबैगर 2x वाला नहीं होता, मल्टीबैगर मतलब 10x होना चाहिए। आपने 10,000 रुपए से भी शुरू किया, आपको एक मल्टीबैगर मिल गया 10x, आपके लाख रुपए हो गए। एक आपने और ढूंढ लिया, आपके लाख रुपए 10 लाख हो गए, अभी तक 2 मल्टीबैगर हुए। तीसरा मिला 10 लाख 1 करोड़ हो गए। चौथा मिला 1 करोड़ 10 करोड़ हो गया। जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपको जिंदगी में 4 मल्टीबैगर चाहिए। ये होने में 20 साल लगेगा। एक स्टॉक 10 गुना होने में बहुत अच्छा भी रहा तो 5 साल ले लेगा, लेकिन क्या बुरा है? जैसे कई बार ना मुझे ये बोला जाता है कि अरे आपके अप्रोच में तो 20 साल लग जाएंगे, हम बुढ़े होके पैसों का क्या करेंगे? तो यार तेरी कौन सी आज लॉटरी लग रही है? आज कौन सा तू अमीर हो रहा है? इससे अच्छा 20 साल बाद ही हो जा। हो तो रहा है ना, और आपकी सेकेंड जनरेशन बेटर हो जाएगी। आप आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-80 साल है, 50 में भी करोड़पति हो गए तो क्या प्रॉब्लम है? कभी ना होने से तो बेटर है। वरना हम सारी जिंदगी अगले साल करोड़पति बनने के चक्कर में लगे रहते हैं और कभी नहीं बन पाते। इससे अच्छा है कि 20 साल बाद ही बन जा भाई। तेरे बच्चे को 0 से शुरू नहीं करना पड़ेगा। वो वहां से जब 10 करोड़ से इन्वेस्टिंग शुरू करेगा, वो 20 साल में 1000 करोड़ पे होगा और आप अपने राज्य के सबसे अमीर लोगों में होंगे। तो क्या प्रॉब्लम है? तो आई थिंक इन्वेस्टिंग के बारे में मेरी आज कोशिश यही थी कि जो हम एकदम हमारे ना एकदम बेसिक्स ही खराब है। हम गलत रीजन से इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, गलत एक्सपेक्टेशन से करते हैं, गलत तरीके के स्टॉक्स करते हैं। आपको ना एक ही सिंपल रूल अगर आप रख लो, मैं सिर्फ उसी कंपनी में निवेश करूंगा जिसका अगर मेरे को कल सीईओ बना लो ना, तो मैं उस कंपनी को इतने अच्छे से जानता हूं कि मैं चला लूंगा। क्योंकि हम जिंदगी में और कहीं भी बिना एक्सपर्ट हुए पैसा नहीं लगाते और 500-1000 रुपए भी नहीं लगाते। वो शादी की शॉपिंग के लिए भी ना खुद को नहीं आता तो मैं अपनी बहन को लेकर जाता हूं, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है। 10,000 की शॉपिंग कर लूंगा मैं, 5,000 की शॉपिंग कर लूंगा, लेकिन उसके लिए भी मैं एक्सपर्ट को लेकर जाता हूं। मार्केट में हम ये नहीं करते। और वही आपको जिंदगी में 4 स्टॉक्स चाहिए, 4 सेक्टर चाहिए जिसकी आपको समझ हो। यार ये कंज्यूमर कपड़ों वाला सेक्टर तो सबको अकल होती ही है ना बेसिकली। साबुन तेल टूथपेस्ट वाले सेक्टर की सबको अकल होती ही है। एक आप जिस इंडस्ट्री में हो, बैंक में काम करते हो, इंजीनियर हो, जो हो, उस इंडस्ट्री की अकल होती है। एक इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, पढ़ोगे भी तो हो गई 4 इंडस्ट्री। इसके अलावा निकलना ही नहीं है बाहर। और इन 4 इंडस्ट्री में 5-5 कंपनियां उठा लो, 20 कंपनी का पोर्टफोलियो बन गया। एक एक कंपनी अपने आप नहीं भी चाहोगे ना, नहीं चाहोगे मल्टीबैगर बनना तो भी बन जाएगी। आपकी इंडस्ट्री में से अगर आपने 5 कंपनी उठाई, एक मल्टीबैगर बन ही जाएगी। मेरा टाइम ऑलमोस्ट ओवर है, ठीक है। थैंक यू, बाय।